पिछले क्लास में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ चुके हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन आज हम लोग शुरू करेंगे, पर इसके पहले कि मैं तुम्हें एप्लीकेशन के बारे में बताऊं, दो बातें एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करेंगे। पहली बात कि हम लोग परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अणु और परमाणु की संरचना के बारे में दिया गया एक इक्वेशन है। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उनको नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, पर उस दुनिया में जिसको हम देख नहीं सकते हैं, उस दुनिया को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। और एप्लीकेशन में यही चीज़ सामने आएगी कि जो इक्वेशन हमने डिराइव किया, जो हमने पता किया है, उस इक्वेशन का एप्लीकेशन हमको उस दुनिया में ले जाएगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अनोखी दुनिया है। और जिस दुनिया को हम जी रहे हैं, एक्सटर्नल दुनिया, जो बाहरी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, हम देखेंगे कि उसके नियमों से उस छोटी सी सूक्ष्म दुनिया के नियम कितने अलग हैं। एक ही प्रकार का सिस्टम अगर माइक्रो सिस्टम है, सूक्ष्म सिस्टम है, एटम्स मॉलिक्यूल्स का है, और वैसा ही सिस्टम अगर हमारी बाहरी दुनिया का है जिसमें हम जी रहे हैं, तो एक ही प्रकार के सिस्टम के नियम कैसे अलग अलग हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा लगेगा, उसको तुम ध्यान से सुनो, देखो। पर दूसरी चीज़ उसके पहले ये है कि पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स एक मैथमेटिकल चैप्टर है। इसलिए चाहे हम बायो के स्टूडेंट हो या मैथ्स के, चाहे हमको मैथ से डर लगता हो या ना लगता हो, ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, थोड़ी मजबूरी भी होगी, कंपल्सन भी होगा कि हम मैथमेटिकल डेरिवेशन पहले चीज़ों का करेंगे और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेंगे। जो भी हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसको हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहला हिस्सा होगा हमारा उस एप्लीकेशन से संबंधित मैथमेटिकल डेरिवेशन, और दूसरा हिस्सा होगा कि जो रिज़ल्ट हमने मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद लाया, उस रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन क्या है। दरअसल वो रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन ही हमको उस दुनिया की सैर कराएगा जिसके बारे में मैं तुमको कह रहा हूँ। बीएससी फाइनल ईयर के सिलेबस में जो हमारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसमें एप्लीकेशन के रूप में पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स है। इसके अलावा भी एक दो छोटे और एप्लीकेशन है जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज चलो हम एक श्रोडिंगर का इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन देखते हैं, और उसका हेडिंग है पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स। पहले हम इस हेडिंग को समझेंगे कि दरअसल हम किस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जिस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे वही लिखा हुआ है। पार्टिकल मतलब होता है कण। बॉक्स मतलब होता है बक्सा। वन डायमेंशनल का मतलब होता है एक विमीय। मतलब एक विमीय बॉक्स में एक कण है।
पहले तो हम लोग इस विचित्र टाइप के हेडिंग को ही थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैं तुमको सबसे पहले बॉक्स के बारे में समझाता हूँ, फिर बताऊँगा कि वन डायमेंशनल बॉक्स का क्या मतलब होता है और फिर कैसा पार्टिकल उसमें रहेगा। बॉक्स कहने से जो शब्द से हमारे मन में चित्र बनता है वो है कि घर में जो हमारे बक्से रखे रहते हैं वो बॉक्स। दरअसल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। पर जो बॉक्स हमारे घर में रहते हैं उसकी दो बातों को तुम देखो। घर में जो बक्सा रहता है वो 3 डायमेंशनल रहता है। 3 डायमेंशनल मतलब उसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा, ऊंचाई भी होगी, मोटाई, तो 3 डायमेंशन होंगे। मैं तुमको ये जैसे एक बक्सा मेरे हाथ में है, देखो ये उसका ढक्कन है। अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो ये एक बक्सा है और ये 3 डायमेंशनल है। देखो ये उसकी लंबाई है, ये उसकी चौड़ाई है, ये उसकी मोटाई है या ऊंचाई है। तो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशनल बॉक्स। तो एक तो यह है कि जिस बक्से को हम देखते आ रहे हैं, जो हमारे कॉन्सेप्ट में है, वो 3 डायमेंशनल होता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बक्से में अगर कोई चीज़ को हम रख दें तो वो अपने से उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे मान लो कि मैं ये चौक को इसमें डाल दिया और ये बंद कर दिया, तो अब ये चौक इसमें से स्वयं बाहर नहीं निकलेगा। चलो तुमको ये पता चल रहा है कि चौक तो निर्जीव चीज़ है। मान लो कि मैं इसमें एक कोई चूहा को बंद कर देता हूँ और अगर ऐसे मैंने बंद कर दिया तो चूहा स्वयं से इसमें से बाहर नहीं निकल पाएगा, वो चारों तरफ से कैद हो गया समझो। उसके अंदर में वो मूव करने के लिए फ्री है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो जीवित वस्तु इसके अंदर में घूमने के लिए फ्री है। जैसे एक मक्खी को मैंने डाल दिया मान लो, तो मक्खी पूरे वॉल्यूम में वो उड़ सकती है, नीचे ऊपर बाएं दाएं सब जगह वो उड़ सकती है, लेकिन वो इस बक्से से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ एक दीवार है और उस मक्खी में या उस चूहे में इतनी ताकत नहीं है कि वो दीवार को तोड़ करके बाहर निकल सके। उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है। इस बक्से से, इस प्रकार के बक्से से हम लोग भली भांति परिचित हैं। पर हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ वो 3 डायमेंशनल बॉक्स नहीं है, वो 1 डायमेंशनल है। अब 1 डायमेंशनल बॉक्स कैसे संभव है? 1 डायमेंशनल बॉक्स माने क्या होता है? उसमें अगर कोई चीज़ रखेंगे तो कैसे रखेंगे? वो चीज़ उसमें से बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? नहीं जाएगी तो क्यों नहीं जाएगी? जाएगी तो कैसे चली जाएगी? और वो बंद टाइप का चीज़ है कि नहीं है? ये बहुत प्रकार के प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं। मैं एक 1 डायमेंशनल बॉक्स का एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे ये तार तुम देख रहे हो, ये तार और भी महीन अगर रहे, बहुत पतली तार रहे, तो मन में सोचो कि जैसे मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला का एक रेशा मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है, या हमारे सिर के जो लंबे बाल हैं वो यहाँ से यहाँ तक हैं। तो वो जो मकड़ी का जाला का रेशा है या सिर के बाल हैं वो इतने पतले हैं कि उनमें केवल लंबाई होती है प्रैक्टिकली, कि यहाँ से यहाँ तक वो लंबा है। बस हम एक डायमेंशन नाप सकते हैं कि वो लंबा। उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, उसकी मोटाई इतनी कम होती है कि हम प्रैक्टिकली उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मकड़ी का जाले का एक रेशा, एक धागा, वो 1 डायमेंशनल है। तो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तार। मान लो कि ये 1 डायमेंशनल, और भी पतला तुम इमेजिन कर लो, तो ये 1 डायमेंशनल हुआ। अब बॉक्स की जो विशेषता होती है कि बक्से में तुम कोई चीज़ रख दोगे तो वो अपने आप वहाँ से नहीं निकलेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पर कैसे समझेंगे? तो जैसे मान लो कि मैं एक इस पर चींटी को रख देता हूँ, तो चींटी यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए फ्री है, और वो यहाँ से यहाँ पर बाहर जाने के लिए फ्री है कि नहीं है, इस बात को अपने को समझना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक तो चींटी चल पाएगी, पर उसके बाद वो क्या करेगी? तो उसको समझने के लिए हमको ऐसे समझें हम इसको कि मान लो
कि ये वन डायमेंशनल बॉक्स और एक चींटी को मैंने यहाँ रख दिया है, तो चींटी यहाँ से यहाँ तक तो चलेगी। और मान लो कि मैं यहाँ पर किनारे में लक्ष्मण रेखा लगा देता हूँ, जैसे ऐसे करके मान लो कि ये लक्ष्मण रेखा है मेरे हाथ में, तो इसमें लक्ष्मण रेखा किनारे में लगा दिया, दोनों किनारे में, और ये पूरा धागा में मान लो कि मैंने लक्ष्मण रेखा लगा दिया। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि चींटी इसमें कैद हो गई। वो अब यहाँ से यहाँ तक ही जा सकती है, वो ना तो इधर जा सकती है, ना इस पर चढ़ सकती है, कहीं भी नहीं जा सकती है। वो इस वन डायमेंशनल बॉक्स में कैद हो गई। इसमें तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि एक गोली इसमें लगा दिए, जैसे माला जो हम लोग पहनते हैं उसमें जो मनका होता है दाना, उसके अंदर में छेद रहता है, तो उसी को एक मैं यहाँ पर लगा दिया मान लो ऐसे करके, तो वो यहाँ पर तो सरक सकता है पर इसके इधर नहीं जा सकता, इसके इधर नहीं जा सकता है। तो हम कहेंगे कि ये वन डायमेंशनल बॉक्स है और इसमें वो पार्टिकल मूव करने के लिए स्वतंत्र है पर यहाँ से बाहर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं। उसका कारण ये है कि जैसे चींटी है मान लो, तो वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगी। तो उसको हम लोग फिज़िक्स की भाषा में ऐसे कहते हैं कि पोटेंशियल यहाँ पर इतना ज़्यादा है, यहाँ पर विभव इतना ज़्यादा है कि वो चींटी उसको क्रॉस नहीं कर सकती है। इस बक्से का पोटेंशियल और इसके किनारे का पोटेंशियल और उसके बाद का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ के पोटेंशियल में बहुत फ़र्क है, इसलिए चींटी यहाँ से ऐसे करके इधर नहीं जा सकती है। इस चीज़ को, तो ये था हमारा वन डायमेंशनल बॉक्स। क्या टू डायमेंशनल बॉक्स हो सकता है? टू डायमेंशनल बॉक्स भी हो सकता है। जैसे मान लो कि ये मेरे हाथ में एक पन्ना है, तो इस पन्ने में क्या है कि केवल लंबाई है और चौड़ाई है, इसकी थिकनेस इतनी कम है कि हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दो डायमेंशन है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। और वही कॉन्सेप्ट है, मान लो कि इस पर मैं एक चींटी रख देता हूँ, तो ये इस पूरे पन्ने पर तो चलने के लिए स्वतंत्र है, पर यहाँ से इधर इधर वो बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि इस सरफेस, इस तल, इस पन्ने का पोटेंशियल एनर्जी और इसके आउटसाइड का पोटेंशियल एनर्जी के बीच में यहाँ से इधर इधर इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि चींटी उसको क्रॉस नहीं कर पाती। तो हमने देखा कि वन डायमेंशनल बॉक्स भी संभव है, टू डायमेंशनल बॉक्स भी संभव है, थ्री डायमेंशनल बॉक्स भी संभव है। तो क्वांटम मैकेनिक्स से इसका क्या लेना देना है? हम बाद में जब पूरा एप्लीकेशन पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, और वो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो वन डायमेंशनल बॉक्स टाइप का चीज़ है या थ्री डायमेंशनल भी है। तो उस एग्जांपल को, एग्जैक्ट एग्जांपल को हम लोग बाद में कंसीडर करेंगे। अभी हम केवल डायग्राम के रूप में उसी तरह से उसको बनाएंगे जैसा अभी हमने देखा कि मान लो कि ये वन डायमेंशनल बॉक्स, ये बॉक्स है समझो, और ये उसका एंड है। इस बॉक्स की लंबाई यहाँ से हम लोग मेज़र करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, मान लो कि वो 0 है, यहाँ तक आए तो मान लो उसकी कुल लंबाई L है, और इन बिटवीन 0 एंड L मान लो कि उसकी लंबाई बीच में कहीं पर भी x के रूप में हम डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक x, ये x, कहीं भी तुम मेज़र कर लो, जहाँ पर भी तुमको पता करना है, दूरी को लेनी है, वो सारी दूरी x कहलाएगी। x का मान शुरुआत में 0 है, स्टार्टिंग में बक्से के लेंथ में, और लास्ट में L है। मतलब ये बक्सा कुल लंबाई कितनी है? L। इस बक्से का जो, इस बक्से में जो पार्टिकल बंद है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, पर यहाँ से इधर नहीं जा पा रहा है, यहाँ से इधर नहीं जा पा रहा है। उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
कि इस बक्से के अंदर का पोटेंशियल एनर्जी और इस बक्से के बाहर का पोटेंशियल एनर्जी के बीच में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। तो बहुत ज़्यादा का क्या सेंस है, तो मान लिया कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, हम ज़ीरो मान लेते हैं। कभी किसी दिन तुमको मैं ज़ीरो का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, या अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट है, इसकी ऊंचाई बताओ, तो इस प्रश्न का कोई अर्थ नहीं है। ऊंचाई बताने के लिए हमको रेफरेंस लेना पड़ेगा कि कहाँ से हम ऊंचाई बता रहे हैं। जैसे जिस फर्श पर मैं खड़ा हूँ, अगर मैं उसकी वहाँ पर अगर स्केल के ज़ीरो को रख दूँ और वहाँ से इसकी ऊंचाई को निकालूँ, तो हो सकता है कि ये 5 फीट हो। तो मैंने कैसे निकाला, अपने स्केल के ज़ीरो को मैंने उस फर्श पर रखा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। पर क्या वो फर्श की ऊंचाई ज़ीरो है? नहीं है। मैं अभी छत पर खड़ा होकर के ये लेक्चर बना रहा हूँ वीडियो, तो ये छत है, ये ज़ीरो हाइट पर नहीं है, पर इसकी ऊंचाई को मेज़र करने के लिए हमने उसको ज़ीरो मान लिया। तो इस तरह से हम लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको हम ज़ीरो ले करके, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, और फिर हम इस तरह से मेज़रमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा को ज़ीरो मान लो, और बाहर में इसका पोटेंशियल एनर्जी को हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। ये जो ऐसे करके खड़ी लकीर देख रहे हो, दरअसल इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये केवल इस बात को बताने के लिए है कि इसके अंदर की पोटेंशियल एनर्जी का मान बहुत कम है, इसके इधर पोटेंशियल एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा है। मानो ये एक अदृश्य दीवार है, और इस प्रकार से कि यह चीज़ इधर से इस दीवार को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकती। तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि ये एक प्रकार का कुआं है। जैसे मान लो कि ये इतना बड़ा बक्सा है और इसके दोनों तरफ ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा है, तो यह यहाँ पर जो भी पार्टिकल होगा वो पार्टिकल इसमें तो मूव कर पाएगा, पर इसको छोड़ करके बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए उस बात को बताने के लिए हमने ऐसा मान लिया कि अंदर में उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है और बाहर में पोटेंशियल एनर्जी जो आउटसाइड है वो इन्फिनिटी है, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। हमारा ये पार्टिकल है, कण है, ये यहाँ से 0 से L तक मूव कर सकता है। अब एक चीज़ और देखो, मैं इसके पहले जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताया था तो मैंने साई के बारे में बताया था और साई स्क्वायर के बारे में बताया था। और तुम रिकॉल करो कि साई को वेव फंक्शन कहते हैं और साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, कण के पाए जाने की संभावना। अब अगर मान लो कि कहीं पर पाए जाने की संभावना अगर 0 है, मान लो कि कोई कण है जो उस जगह में है ही नहीं, तो संभावना 0 हो गई, तब फिर साई कितना हो जाएगा, 0। अब इस बात का यहाँ क्या मतलब है वो देखो, हमारा ये जो पार्टिकल है वो इस छोर से उस छोर के अंदर में ही रहेगा, वो इस छोर के इधर भी नहीं रहेगा, वो इस छोर के इधर भी नहीं रहेगा, और वो उस छोर पर भी नहीं रहेगा। छोर के किनारे के अंदर रहना है, एंड के अंदर। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, हम मैथमेटिकली कहेंगे कि साई इज इक्वल टू 0, साई इज इक्वल टू 0 when x, ये x देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, when x is either equal to 0 और less than 0, ऐसा। इसका मतलब समझो, ये जो सिंबल है, इस सिंबल के 2 मतलब होते हैं एक साथ, चाहे तो बराबर चाहे तो छोटा, इन दोनों को मिलाकर के ऐसा लिख दिया जाता है
इसके दोनों मीनिंग है, ये भी। तो इसका मतलब दोनों चीज़ है, x बराबर 0 और x बराबर लेस देन 0। अब x बराबर 0 का क्या मतलब है? x बराबर 0 का मतलब एग्जैक्टली एक किनारा, और x लेस देन 0 ये 0 है, देखो तो लेस देन 0 माने इधर, ये लेस देन 0 है। तो कण ना तो इस किनारे पर मिलेगा ना ही इधर मिलेगा, उसी को हमने ऐसा लिखा है। और इसी बात को अगर मैं इधर के लिए कहूँ तो मैं कहूँगा कि कण इधर नहीं मिलेगा और कण इस छोर पर भी नहीं मिलेगा। तो गणितीय रूप से मैं उसको कैसे कह सकता हूँ कि साई बराबर 0 है। कब? व्हेन x इज, ये जो मेरा x है, ये जो लंबाई है, बढ़ते बढ़ते जब वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब x का मान l हो जाएगा, तो साई 0 हो जाएगा, क्योंकि किनारे में नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ से इधर भी नहीं मिलेगा। जब वो ग्रेटर देन हो जाएगा तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, जैसे ये एक सिंबल है वैसे ये दूसरा सिंबल है। इसके भी दो मतलब हैं, या तो बराबर या ग्रेटर देन, ज़्यादा। तो क्योंकि हमारा पार्टिकल इधर नहीं मिलेगा, माने x का मान जब l से बढ़ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन l, तो साई 0 हो जाएगा। और उसी तरह से इफ़ x इज़ इक्वल टू l, जब x हमारा इसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर, तो भी वहाँ पर पार्टिकल नहीं मिलेगा। सो कंबाइंड करके हम उसको ऐसा बोलते हैं कि साई इज़ 0 व्हेन x इज़ आइदर ग्रेटर देन l और इक्वल टू l। ये जो कंडीशन है ये इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, और इस कंडीशन को हम लोग बाउंड्री कंडीशन कहेंगे। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे? बाउंड्री। ये बाउंड्री है, इस बक्से का ये बाउंड्री है, इस बक्से का ये बाउंड्री है, और इसको हम लोग बाउंड्री कंडीशन कहते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। और इसको कहते हैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो ये था हमारा सिस्टम। हम लोग को ढेर सारे एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, और जो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे उसको किस हेडिंग में पढ़ेंगे वो देखो। सबसे पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम के बारे में। दूसरा हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे बाउंड्री कंडीशन। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर साई एंड ई। और चौथा पढ़ेंगे डिस्कशन ऑफ साई एंड ई। और पांचवा पढ़ेंगे एप्लीकेशन। इन 5 हेडिंग में पढ़ेंगे। अभी तो तुमको बीएससी फाइनल ईयर में बहुत कम पढ़ना है एप्लीकेशन। एमएससी प्रीवियस में ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं। तो अगर हम एक सिस्टम बना लें तो उस सिस्टम से पढ़ने में हमको सुविधा होगी। तो जो हमारा सिस्टम होगा वो ये होगा, तरीका जो होगा पढ़ने का वो कि हम क्या चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलेंगे सिस्टम। तो जैसे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स, तो ये मेरा सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि एक 1 डायमेंशनल बॉक्स है, उसके अंदर का पोटेंशियल 0 है, उसके बाहर का पोटेंशियल अनंत है, इन्फिनिटी है। इस प्रकार से इस बॉक्स में एक कण को जब बंद कर दिया गया है
तो वो कण इसके अंदर में घूमने के लिए तो स्वतंत्र है, पर इसके बाहर वो नहीं जा सकता है, क्योंकि अंदर और बाहर के पोटेंशियल एनर्जी का मान बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। ये मेरा सिस्टम है। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब जैसे इस सिस्टम के लिए जो मेरा बाउंड्री कंडीशन है वो दो बाउंड्री कंडीशन है। पहला ये कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल इस छोर पर रहेगा या इधर रहेगा तो उसके पाए जाने की संभावना शून्य होगी, वहाँ वो नहीं रहेगा। उसको गणितीय रूप से हम ऐसा कहते हैं कि व्हेन x इज़ आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0 देन साई विल बी 0, और साई 0 होने से साई स्क्वायर 0 हो जाएगा, और साई स्क्वायर मानना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हमने देखा कि जब x इज़ आइदर ग्रेटर देन l, ये l दूरी है यहाँ से इधर, या इक्वल टू l, देन अगेन साई इक्वल टू 0, दैट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज़ 0। तो हमने दो पॉइंट को पढ़ लिया। अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे और वो है मैथमेटिकल डेरिवेशन फॉर साई एंड डी। तुम जितने भी एप्लीकेशंस पढ़ोगे, सभी एप्लीकेशन पढ़ने का जो उद्देश्य है वो ये है कि उस सिस्टम के लिए वेव फंक्शन का मान जानना, उसका व्यंजक जानना, और उस सिस्टम के लिए एनर्जी का मान को जानना, ऊर्जा को जानना। तो हम लोग जो ये हमारा थर्ड पार्ट है, पॉइंट है, वो ये है कि इस सिस्टम के लिए हम लोग मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे करेंगे। जब हम लोग उसको कर लेंगे तब हम उसका डिस्कशन करेंगे और एप्लीकेशन को देखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग ये तीसरा पॉइंट को मुख्य रूप से फोकस करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। हम लोग क्या करेंगे कि इस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तुम जानते हो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लगाएंगे। अब हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कई रूपों में पढ़ा है, 1 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ऑपरेटर फॉर्म, सिंपल फॉर्म। तो हम लोग जो 1 डायमेंशनल सिंपल हम लोग डिराइव किए थे उसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नाउ श्रोडिंगर वन डायमेंशनल, 1 माने 1, डी माने डायमेंशनल, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, वेव इक्वेशन इज, क्या पढ़े हो याद करो, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस बी साई इक्वल टू 0। ये हमारा 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। तुम चाहो तो यहाँ पर साई के बगल में ब्रैकेट में x लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन अगर तुम नहीं भी लिखोगे तब भी तुमको इस बात को समझते रहना पड़ेगा कि यहाँ पर x है। ये x है, इसका क्या मतलब है कि साई इज़ द फंक्शन ऑफ x। साई x पर डिपेंड करता है, केवल एक ही डायमेंशन पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग 1 डायमेंशनल इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। क्यों 1 डायमेंशनल को यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये बक्सा ही हमारा 1 डायमेंशनल है। अगर हमारा बक्सा 2 डायमेंशनल होता तो हम इसका 2 डायमेंशन को यूज़ करते, अगर 3 डायमेंशन होता तो 3 डायमेंशन को यूज़ करते। सो दिस इज़ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। मैं जब आगे लिखूंगा तो इस x को नहीं लिखूंगा। अब सिंस जो कंडीशन है उसको देखो, इसके बारे में मैं डिटेल बता चुका हूँ। साई वेव फंक्शन है और m मास, ये हमारा जो पार्टिकल है उसका मास मान लो m है, तो वो मास है h
प्लांक्स कांस्टेंट है, E टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी को हमने बक्से के अंदर में कितना मान लिया है, 0, तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो नाउ सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज 0, देयरफॉर d2 psi अपॉन dx स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m, और देखो ये 0 हो जाएगा तो खाली E बचेगा, तो मैं E लिख देता हूँ, बटे h स्क्वायर साई बराबर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस पूरी राशि में देखो 8 है, पाई है, m है, E है और h स्क्वायर है, इस पूरी राशि के बदले में मैं एक छोटा सा k स्क्वायर लिख देता हूँ। वेयर k स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर me, 8 पाई स्क्वायर me अपॉन h स्क्वायर। इसके बदले में मैंने क्या लिख दिया है, k स्क्वायर। तो एक इक्वेशन 1 को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, 2 में। के स्क्वायर क्या चीज़ है ये थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे। अभी हम केवल ये मान के चलते हैं कि इतना बार बार क्यों लिखें, तो इसके बदले में हमने के स्क्वायर लिख दिया। अब इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन 2 जो तुम्हारा बन गया, इसको गणित में हम लोग बोलते हैं दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसके बारे में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, वो मैथमेटिक्स का है, जो है सो है। बस हमको ये समझना है कि ऐसा अगर कोई इक्वेशन होता है तो उसके कई सॉल्यूशंस होते हैं, उसके कई सॉल्यूशंस होते हैं। हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ध्यान दो हम क्या कर रहे हैं, हम ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब इस साई को जानना है और इस एनर्जी को जानना है। तो हम लोग सॉल्व करने के क्रम में हमने ऐसा ले आया, और ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसके ढेर सारे सॉल्यूशंस होते हैं। कुछ सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट करते हैं और कुछ सॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किस सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट करेंगे और किसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कुछ कंडीशन का पालन करेंगे, वो कंडीशन सब मैं तुमको पिछले क्लास में साई के बारे में मैं तुमको बता चुका हूँ कि जो सिंगल वैल्यूड होगा, जो कंटिन्यूअस होगा, जो फाइनाइट होगा, उसको हम सेलेक्ट करते हैं, वेल बिहेव्ड फंक्शन कहते हैं। और जो नहीं होता है वो वेल बिहेव्ड फंक्शन नहीं होता, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब हम इसको सोल्यूशन करते हैं तो साई के ढेर सारे एक्सप्रेशंस हमको मिलते हैं। उसमें वो एक्सप्रेशंस जो 3 कंडीशन का पालन करेगा। पहला कि वो फाइनाइट होना चाहिए, उसका मान निश्चित होना चाहिए। दूसरा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। और तीसरा वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए किसी एक पॉइंट के लिए। तो ऐसे फंक्शन को हम एक्सेप्ट करेंगे, बाकी को रिजेक्ट करेंगे। जब इसको सॉल्व किया जाता है तो 4 प्रकार के ऐसे फंक्शंस आते हैं। साइन के एक्स, कॉस के एक्स, ई टू द पावर आई के एक्स, ई टू द पावर माइनस आई के एक्स। ये चारों फंक्शन ऐसे हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। चारों को हम एक्सेप्ट करते हैं, कर सकते हैं। चारों जो फंक्शन है
ये सारे नियमों का पालन करते हैं, सिंगल वैल्यूड हैं, फाइनाइट हैं और कंटिन्यूअस हैं, तो हम चारों को एक्सेप्ट करते हैं। पर फिर भी ये जो फॉर्म्स हैं इनको हम लोग कहते हैं रियल फॉर्म, इन दोनों को। और इसमें ई लगा है, आई लगा है, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म कहते हैं। तो हम लोग चाहे तो इनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, चाहे तो इनको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। कुछ बुक्स में तुम सॉल्यूशन देखोगे, जब पूरा डेरिवेशन देखोगे तो कुछ बुक्स में इसको लेकर के आगे बढ़ा है, कुछ बुक में इसको लेकर के आगे बढ़ा है, सब एक ही चीज़ है, रिजल्ट एक ही आएगा। हम लोग अभी अपने प्रेजेंट डिस्कशन में रियल फॉर्म को लेंगे, वो ज़्यादा इजी है और ज़्यादा आसान पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको लेंगे और उसी से डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो द जनरल accepted solution in real form is psi equal to a sin kx plus b cos kx। यह भी एक्सेप्टेड है, यह भी एक्सेप्टेड है, दोनों को मिला दिए हैं हमने और एक जनरल सॉल्यूशन हमने बनाया, साई बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तुमको इसको याद रखना पड़ेगा, इसको तुम याद रखोगे, ये इसका सॉल्यूशन है, बस ये मान करके चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है, साई बराबर इतना होता है। अब आगे की कहानी हम लोग इसको करते हैं। तो आगे की क्या कहानी है देखो, अगर हमने मान लिया, याद रख लिया, इसका पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, हम बस केवल रिज़ल्ट को देख रहे हैं। तो रिज़ल्ट ये है कि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा साई ये निकलेगा। जैसे एक छोटा सा इक्वेशन देखो, मान लो मैं तुमको बोलता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो अज्ञात राशि है उसको जानना। तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये 9 उधर जाएगा तो, और एक्स बराबर हो जाएगा √9 मतलब 3 या ±3। तो ऐसे सॉल्व करके हमने एक्स का मान निकाला, मतलब जो हमारा अननोन क्वांटिटी है, जो अज्ञात राशि है, उसके वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। वही काम हम यहाँ कर रहे हैं, इसको हमको सॉल्व करना है, मतलब साई का मान निकालना है। तो अब कैसे निकला वो हमारा अभी डिस्कशन नहीं होगा, निकला इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो साई बराबर इतना होता है, दैट्स ऑल। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब तुम अगर ध्यान से इसको देखोगे तो ये साई मैं लिखूं या ना लिखूं, बार बार बोल रहा हूं कि साई एक्स पर डिपेंड करता है, तो साई एक्स भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसमें कई चीज़ें हैं देखो, साई का मतलब क्या है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हम निकालना चाह रहे हैं, वो अज्ञात राशि है। वेव फंक्शन निकालने से क्या पता चलेगा, अगर हमको साई मालूम हो जाएगा तो हम साई स्क्वायर कर देंगे, तो पार्टिकल के पाने की संभावना हमको पता चलेगी। इसलिए मैं साई जानना चाहता हूँ। एक्स क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हर बिंदु पर उसकी दूरी एक्स है, डिफरेंट लेंथ है बक्से की। ए और बी के बारे में मुझको कुछ नहीं पता है, ए और बी कांस्टेंट कहलाता है। यहाँ पर अभी हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। तो ए नहीं मालूम है, बी नहीं मालूम है, और यहाँ पर के भी नहीं मालूम है, यहाँ भी के है, यहाँ पर भी के है। तो के बारे में तुमको आइडिया है कि यहाँ पर तुमने इसको के स्क्वायर रखा था, तो अंडर रूट कर दोगे तो के का मान निकलेगा। पर वो जो कुछ भी होगा उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा उसको हम लोग जानेंगे। के इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट।
तो अब हमको जानना क्या है, ए, के, बी और के। तो अब हमारा नेक्स्ट होगा डिटर्मिनेशन ऑफ ए, बी एंड के को जब मैं कांस्टेंट कहता हूँ तो यहाँ पर इस सेंस में कि अगर हमारा एनर्जी फिक्स्ड है तो ये कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, अगर हमारा पार्टिकल फिक्स्ड है, और पाई और एस तो कांस्टेंट है ही। तो जब ये सब कांस्टेंट है तभी ये कांस्टेंट होगा। अगर ये चेंज हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा, तो ये के भी चेंज हो जाएगा। तो उसके कांस्टेंट को बोलने में एक डिफरेंस याद रखना कि एच को अगर मैं कांस्टेंट कहता हूँ तो ये हर समय कांस्टेंट होता है। पाई को कांस्टेंट कहता हूँ तो कहीं पर भी कांस्टेंट रहेगा। इन सब के मान कभी भी नहीं बदलते हैं। 8 है मतलब वो 8 ही रहेगा। पर जब मैं के को कांस्टेंट कर रहा हूँ तो इस बात को मान करके चल रहा हूँ कि जब मैं इसको कांस्टेंट कर रहा हूँ मतलब ये दोनों के मान भी चेंज नहीं हो रहे हैं। फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी एंड फॉर ए पर्टिकुलर पार्टिकल हैविंग मास m, दिस द होल क्वांटिटी इज़ k² एंड k इज़ ए कांस्टेंट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम लोग a, b और k का वैल्यू को जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि x के बारे में हमको पता है कि वो इसकी लंबाई है, और a, k और b इनके बारे में नहीं पता है। तो जब हम उसको पता कर लेंगे तो साई के बारे में मालूम हो जाएगा। तो बिकॉज वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ साई, एक्सप्रेशन फॉर साई, देयरफॉर वी शैल हैव टू डिटरमिन a, b एंड k। तो ये ए, बी और के कैसे डिटरमिन होगा उसको देखो। ए, बी और के को डिटरमिन करने के लिए हम अब बाउंड्री कंडीशन पर आएंगे। याद करो, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है और ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो हम लोग एक एक करके यूज़ करते हैं और देखते हैं। नाउ using first boundary condition, और फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है कि अगर हम x का मान को 0 कर देंगे या 0 से कम, तो 0 से कम की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो रहेगा ही। अगर हम x का मान को 0 कर देंगे तो साई कितना हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पर लगाना चाहूँगा, इसको मान लो इक्वेशन 3। नाउ यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन 3, तो हम कैसे लिखेंगे देखो। x के बदले में अब मैं 0 लिखने जा रहा हूँ। तो x के बदले में अगर 0 लिखूँगा तो ये साई 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा साई 0। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दैट इज़, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, दैट इज़ साई इक्वल टू 0 व्हेन x इज़ आइदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको रखूँगा तो कैसा हो जाएगा देखो, ये साई बराबर 0 बराबर a साइन k, और x के बदले में मैं 0 लिख रहा हूँ, k इंटू 0 प्लस b इंटू कॉस के, और फिर इस x के बदले में मैं 0। तो मैंने x के बदले में 0 लिख दिया और साई बराबर भी 0 हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा वो देखो। 0 बराबर a साइन, और तुम जानते हो कि किसी भी राशि को 0 से गुना करने से वो 0 होगा, तो k इंटू 0 विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली हियर k इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब त्रिकोणमिति से तुम जानते हो कि साइन 0 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और त्रिकोणमिति से हमको ये भी पता है कि कॉस 0 1 होता है। यहाँ लिख लो, सिंस साइन 0 बराबर 0 और कॉस 0 बराबर 1। अब a इंटू 0 बराबर 0,
b इंटू 1 बराबर b, इसलिए b का मान कितना हो जाएगा 0। तो मान लो ये इक्वेशन नंबर है 4। इस तरह से जब हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को लगाया तो b का मान कितना आया 0, b का मान आया 0। तो अब हम क्या करेंगे, हम b के इस मान को यहाँ रख देंगे। तो रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम ई बाई एच स्क्वायर याद रखना, ये आएगा। तो मैं यहाँ लिख के रख देता हूँ, के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमको क्या मिलेगा, b का मान वहाँ 0 रख देंगे तो साई विल बी इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस b का मान 0 है तो 0 लिख दो, 0 इंटू कॉस के एक्स। और तुम जानते हो कि कोई भी राशि को 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, मतलब ये इतना ही बचेगा, साई बराबर a साइन के एक्स। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5। इस तरह से हमने पहला बाउंड्री कंडीशन लगाया। पहला बाउंड्री कंडीशन हमने जब लगाया तो हमको दो बातें पता चली। पहली बात ये पता चली कि b का मान, b जो हमारा कांस्टेंट था जिसके बारे में हमको आइडिया नहीं था, उसके बारे में ये पता चला कि b का मान 0 होगा। और दूसरी बात ये हमको पता चली कि अब जब हम b का मान को 0 रख देंगे तो हमारा जो साई है जिसको हम जानना चाह रहे हैं वो अब इतना बड़ा नहीं हो करके इतना छोटा हो गया, क्योंकि b 0 हो गया तो वो मामला ख़त्म। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। अब हमारे पास हमारा प्रॉब्लम कम हो गया, अब हमको खाली k को जानना होगा और a को जानना होगा। तो इस a को जानने के लिए अब हम लोग ये सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करेंगे। तो नाउ यूजिंग सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, now applying second boundary condition to equation 5। इक्वेशन 5 में सेकेंड बाउंड्री कंडीशन को लगाएंगे। और सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या है कि x का मान अगर l होगा, ग्रेटर देन तो है ही, पर अगर x का मान l रखेंगे तो साई का मान क्या होगा 0। तो अब हम यहाँ पर x का मान l रखेंगे। l क्या है, इस पूरे बक्से की लंबाई है। तो देयरफॉर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, साई का मान हो जाएगा 0 बराबर a साइन के इंटू एल। देखो x के बदले में मैं क्या लिख रहा हूँ, l। x क्या है, हर छोटे छोटे बीच की दूरी कोई भी। l क्या है, अंतिम दूरी, फुल लेंथ। तो अगर मैं x के बदले में l लिख दूंगा तो साई के बदले में क्या लिखना पड़ेगा, 0। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि और
मैं इस ज़ीरो को उधर कर देता हूँ, इसको इधर कर देता हूँ, a sin KL बराबर 0। वही चीज़ है, मैं पलट के लिख दिया हूँ। अब देखो बाईं तरफ अगर तुम देखोगे तो दो राशियाँ हैं, एक राशि है a और दूसरी राशि है sin KL, और दोनों राशि का ये गुणनफल है a इंटू साइन KL। मैथमेटिक्स कहता है कि दो राशि का गुणनफल अगर ज़ीरो है तो इन दोनों में से किसी एक को तो ज़ीरो होना ही पड़ेगा, चाहे ये ज़ीरो हो अथवा ये ज़ीरो हो, तभी उनका गुणनफल ज़ीरो होगा, नहीं तो वो ज़ीरो नहीं होगा। तो क्योंकि ये दोनों का गुणनफल ज़ीरो है, इसलिए आइदर a विल बी ज़ीरो और साइन KL विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो देयरफॉर आइदर a और साइन KL विल बी इक्वल टू ज़ीरो। दोनों में से किसी एक को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो कौन होगा? तो उसमें कहता है बट a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। a ज़ीरो नहीं हो सकता है। गणितीय रूप से अगर होगा तो ठीक है, लेकिन वास्तव में a का मान ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? a का मान ज़ीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस इक्वेशन 5 को देखो, अगर मैं यहाँ पर a का मान ज़ीरो कर देता हूँ तो x का मान कुछ भी रखूँ, x का मान 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी रखूँ, x का मान कुछ भी रखूँ, ये हमेशा ज़ीरो होता रहेगा। तो a अगर ज़ीरो है तो x के कोई मान को रखने से ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, माने साई ज़ीरो हो जाएगा। और साई ज़ीरो हो गया मतलब साई स्क्वायर ज़ीरो हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हर जगह ज़ीरो होगी। यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, हर जगह ज़ीरो। पर क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल है, वो भले यहाँ ना हो, यहाँ ना हो, यहाँ नहीं हो, पर कहीं तो होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह ज़ीरो हो जाएगा। एक चूहे को तुमने बक्से में बंद कर दिया 3 डायमेंशनल बॉक्स में, तो इस कोना में नहीं होगा, उस कोना में नहीं होगा, पर कहीं तो होगा। तो इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ पर है, हर जगह साई का मान ज़ीरो नहीं हो सकता है, इसीलिए a का मान ज़ीरो नहीं होगा। क्योंकि a का मान ज़ीरो करने से साई हर जगह ज़ीरो हो जाता है। तो बट a कैनॉट बी ज़ीरो बिकॉज if it is ज़ीरो then the probability of, जो मैंने कहा है उसी को लिख दे रहा हूँ, the probability of finding the electron या particle will be ज़ीरो everywhere। सब जगह ज़ीरो हो जाएगा, which is not possible, which is not possible। तो जब ये पॉसिबल नहीं है, a का मान ज़ीरो नहीं होगा, ये तय हो गया, तब किसको ज़ीरो होना पड़ेगा? देन साइन KL विल बी इक्वल टू ज़ीरो। देयरफॉर साइन KL विल बी इक्वल टू ज़ीरो। इसको ज़ीरो होना पड़ेगा। अब जब ये ज़ीरो होगा तो साइन के साथ एक और बात होती है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 6। वी नो दैट, त्रिकोणमिति में एक और चीज़ तुम पढ़े होगे, साइन पाई बराबर होता है ज़ीरो। पाई माने 180 डिग्री, तो साइन पाई का मान ज़ीरो होता है। तो साइन 1 पाई मतलब 180 डिग्री ज़ीरो होगा। यहाँ अगर मैं 2 पाई कर दूँ माने 360 डिग्री तो भी ज़ीरो होगा। अगर यहाँ पर 3 कर दूँ, 3 पाई मतलब 18 × 54 540 बराबर भी ज़ीरो होगा। 4 कर दूँ तब भी ज़ीरो होगा। कुछ भी कर दूँ तो ये कुछ भी मतलब अगर मैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसा अगर लिखते जाऊँ, ध्यान दो, अगर मैं 1/2 कर देता हूँ तो वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर मैं 4/5 कर देता हूँ तो वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर मैं भिन्न लिख रहा हूँ तो ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं पूर्ण संख्या लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन तो वो ज़ीरो होगा।
इसी को सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं साइन एन पाई। यहाँ हम लोग लिखेंगे साइन एन पाई। ये एन और ये एन में फ़र्क है, ये एन साइन के लिए लिखा हुआ है और ये एन नंबर के लिए लिखा हुआ है, 1 2 3 4 के लिए। तो साइन एन पाई बराबर 0। तो देखो 6 को देखो और 7 को देखो, एन का मान क्या है, वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एन कैन नॉट बी इक्वल टू 0। गणितीय रूप से एन का मान 0 हो सकता है, एन अगर 0 लिखेंगे तो साइन 0 0 होता है, गणितीय रूप से वो सही है, पर फिज़िकली यहाँ पर एन का मान 0 नहीं होगा। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करते हैं कि क्यों नहीं होगा। तो जो भी हो, हमने देखा कि एन का मान केवल और केवल क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये रिज़ल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वांटाइजेशन का जन्म यहीं से होता है कि इस एन का मान फिक्स्ड है कि क्या होगा। एन का मान मनमर्जी कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, और तब हम लोग देखेंगे क्योंकि एन का मान फिक्स्ड है इसलिए एनर्जी का मान फिक्स्ड है, इसलिए क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी आता है। तो उसको याद रखना कि एन का मान फिक्स्ड है, 1 चाहे 2 चाहे 3, ऐसा नहीं कि 1.1 1.9 3.5 ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि साइन एन पाई बराबर भी 0 होता है। अब 6 और 7 को देखो, दाहिना हिस्सा दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा। देयरफॉर साइन के एल ये बराबर ये लिखते हैं साइन एन पाई, और साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, देयरफॉर के एल विल बी इक्वल टू एन पाई। देयरफॉर के विल बी इक्वल टू एन पाई बाई एल। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 8। तो अब हमको देखो यहाँ से के का मान पता चल गया। हम लोग याद करो, मैंने बताया था ना कि हम लोग डिटरमिन कर रहे हैं ए बी और के। तो हमको बी पता चल गया, हमको के पता चल गया, तो के का मान अगर हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा देखो। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशंस 8 and 5, इक्वेशंस 5 and 8, के का मान को यहाँ रख दो तो साई बराबर हो जाएगा ए साइन के, मतलब हो जाएगा एन पाई अपॉन एल, और एक्स तो है। तो साई बराबर हो जाएगा ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 9। तो देखो हम लोग कहाँ से चले थे उसको याद रखो। हम लोग चले थे साई बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, और मैंने क्या कहा था कि हमको साई को जानना है तो ए जानना पड़ेगा, के जानना पड़ेगा और बी जानना पड़ेगा। तो हम लोग बी जान लिए कि बी 0 होता है, तो ये मामला ही ख़त्म हो गया। हम लोग के भी निकाल लिए हैं, अब हमको खाली क्या बचा है, ए निकालना। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट है डिटर्मिनेशन ऑफ ए। नाउ टू determine A, we use the normalization condition। एक नया शब्द तुम्हारे पास आएगा और वो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन।
ए को ज्ञात करने के लिए हम किस कंडीशन को यूज़ करेंगे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अब ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है क्या, पहले उसको समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन मतलब ये होता है कि अगर तुमको किसी सिस्टम के बारे में, साई के बारे में पता है, जैसे इस सिस्टम के लिए हमारा इक्वेशन 9 साई है, तो अगर हम लोग साई को स्क्वायर कर दें, अगर हम लोग साई को स्क्वायर कर दें और उसको इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक? लोअर लिमिट से अपर लिमिट। मतलब ये जो मेरा बक्सा है उसका लोअर लिमिट है 0, यहाँ से बक्सा चालू हुआ और यहाँ बक्सा ख़त्म हो गया, तो इसकी लंबाई 0 से जो L है इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। शुरू और अंत, तो शुरू और अंत के बीच में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मान कितना होगा? अब ये क्या चीज़ है पहले उसको देखो, ये तो मैथमेटिकली मैंने लिख दिया। अभी मैंने तुमको बताया है कि साई स्क्वायर क्या होता है। साई स्क्वायर होता है किसी पार्टिकल के पाने की संभावना। और dx क्या चीज़ है? dx है यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो छोटी छोटी दूरियाँ हैं, जैसे तुम यहाँ से यहाँ तक इसको dx मान लो, ये छोटी सी दूरी dx मान लो। ऐसा हम इसको लाखों करोड़ों हिस्से में छोटा छोटा dx बना सकते हैं। हम इनफाइनाइट dx बना सकते हैं। dx मतलब छोटी सी दूरी। तो साई स्क्वायर dx मतलब क्या हो जाएगा? साई स्क्वायर dx मतलब एक छोटी सी दूरी में इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना। यह है इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना। और dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस। जैसे मान लो ये चौक है, इतना लंबा बॉक्स है, तो हम इसको एकदम छोटा छोटा टुकड़ा सोच सकते हैं। छोटा छोटा टुकड़ा, हर छोटे टुकड़े की लंबाई में उसके पाने की संभावना। जब सारे छोटे छोटे टुकड़े को हम लोग संभावना को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो इंटीग्रेट करने का मतलब वही है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सारे संभावनाओं को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो संभावनाएं कितनी हो जाएंगी? 1। 1 का मतलब होता है 100%। 100% मतलब क्या है? संभावना माने क्या है? संभावना माने संभावना, मिल भी सकता और नहीं भी। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मतलब जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ से यहाँ तक dx है और यहाँ उसके पाए जाने की संभावना जानना चाहता हूँ, तो हो सकता है यहाँ पर संभावना 0 आ जाए, हो सकता है संभावना यहाँ 0 आ जाए। लेकिन अगर मैं सारी संभावनाओं को जोड़ दूंगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो वो 100% तय है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं होगा। 100% तय है, इसीलिए उसको गणितीय रूप से हम लोग लिखते हैं 1। जैसे मान लो कि ये मेरा 3 डायमेंशनल बॉक्स है, इसमें मैं चौक को यहाँ रख दिया, वो चूहा है मान लो। अब मैं यहाँ पाना चाहूँगा चौक को तो 0 है, यहाँ पाना चाहूँगा तो 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। लेकिन अगर मैं सारे संभावनाओं को जोड़ दूंगा तो ये तय है कि वो पार्टिकल कहीं ना कहीं तो बक्से में है। उसी चीज़ को गणितीय रूप से हम लोग ऐसा कहते हैं कि साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या पार्टिकल के पाए जाने की संभावना, dx से गुना कर देंगे तो इतने छोटे स्मॉल डिस्टेंस में उसके पाए जाने की संभावना, और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से L मतलब पूरे बक्से में उसके पाए जाने की संभावना। तो क्योंकि पूरे बक्से में पाए जाने की संभावना उसकी 100% है, इसलिए हम लोग उसको 1 लिखेंगे। अब इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो इस कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे। साई के इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे, इसको मान लो इक्वेशन 10। देयरफॉर साई इतना है तो साई स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन l dx बराबर 1, 0 से लेकर के l। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं।
मैं पहले कर देता हूँ। देखो एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे, तो मैं पहले ही बाहर कर दिया। 0 से L है, अंदर में क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। ये मैथमेटिक्स में, त्रिकोणमिति में एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसको तुम याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो थीटा यहाँ पर क्या है, यहाँ के हिसाब से देखोगे तो n पाई x अपॉन L बराबर, ये थीटा, इसको मन में थीटा समझ लो, तो ये फार्मूला में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2n पाई x अपॉन L डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग उस फार्मूला को यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इसी रूप में होगा। तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2n पाई x अपॉन L अपॉन 2 dx बराबर 1। अब इस 2 को अलग कर दो, तो ये 2 1 के साथ भी आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/2, और dx को भी अंदर कर दो, तो हो जाएगा dx, और फिर इसको अलग कर दो, तो ये हो जाएगा cos 2n पाई x अपॉन L बाई 2 dx बराबर 1। दरअसल हमने यहाँ पर क्या किया है उसको देखो, ये इंटीग्रेशन जो यहाँ पर है ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया। ये 2 एक के साथ भी है, ये 2 इसके साथ भी है, तो मैंने अलग कर दिया। 2 को इसके साथ लिख दिया तो 1/2, 2 को इसके साथ लिख दिया तो cos 2n पाई x अपॉन 2, और दोनों को मैंने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट किया इसलिए dx को इसके साथ भी लिखना होगा और dx को इसके साथ भी लिखना पड़ेगा। अब 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx 0 to L। और यहाँ पर देखो क्या है कि cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और जहाँ साइन n पाई आएगा तो वो 0 हो जाएगा, इसलिए तुम यहाँ ज़्यादा चक्कलस में मत पड़ना, यहाँ सीधा 0 लिख देना, तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। इतना का इंटीग्रेशन 0 होता है, समझाने के लिए मैं तुमको बोल दे रहा हूँ कि cos का इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा साइन में, और साइन n पाई 0 होता है, इसलिए इसका जो भी उत्तर होगा उससे हमको ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, पर वो उत्तर कितना हो जाएगा, 0। तो ये तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर 1-2 लाइन और बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। तो तुम सेफली उसको एग्ज़ाम में ऐसा लिख सकते हो। वैसे चलो उसको रहने दो, बाद में फिर कभी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो फिर मैं इसको इंटीग्रेशन ऐसे ही समझा दूंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा a² और ये हो गया हाफ, और dx का हो जाएगा x, और वो तो 0 ही हो गया। दो को मैं बाहर कर देता हूँ, और इसका नियम है एक बार x के जगह में l लिखेंगे, एक बार x के जगह में l लिखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, और एक बार x के जगह में 0 लिखेंगे। तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है, दरअसल मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ और इसको बड़ी ब्रैकेट में कर दूँ, क्योंकि सामान्यतः ऐसा लिखा जाता है। तो एक बार x के जगह में l, एक बार x के जगह में 0, तो ये इतना हो जाएगा।
और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, एल माइनस 0 मतलब एल, ये हो जाएगा ए का मान निकाल रहे हैं ना, ए स्क्वायर, ये 2 को इसके साथ लिख दो ना, तो एल बाई 2 बराबर 1, इसको उधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2 बाई एल, और ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 बाई एल। अब ये कितना नंबर इक्वेशन था, ये तो मैं भूल गया। देयरफॉर साई बराबर क्या होगा, साई बराबर हमारा था ए साइन के एक्स, तो ए की जगह में अंडर रूट 2 बाई एल साइन के एक्स, के कितना था n पाई अपॉन एल। तो हमारा साई का मान कितना निकला, अंडर रूट 2 बाई एल इंटू साइन n पाई x अपॉन एल। दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर साई। तुम चाहो तो यहाँ पर n लिख सकते हो, वो क्यों लिखते हैं उसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे। और इस तरह से हमने देखा कि इस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद हमारा जो एक एम था वो पूरा हुआ कि हम लोग वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन जानना चाह रहे थे, वो हमने जान लिया। तो ये जो हमारा पार्टिकल यहाँ पर बंद है, उसके लिए हमारा वेव फंक्शन का वैल्यू कितना निकला, एक्सप्रेशन क्या निकला, अंडर रूट 2 बाई एल इंटू साइन n पाई एक्स अपॉन एल। अब हम यहाँ पर सब चीज़ को जानते हैं। देखो, हम 2 के बारे में जानते हैं कांस्टेंट है, एल का मतलब हमको मालूम है कि बक्से की पूरी लंबाई है, साइन हो गया। n के बारे में मुझको मालूम है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। पाई के बारे में पता है, एक्स हमको पता है कि बीच का कोई भी दूरी होगा एक्स, और एल अगेन द लेंथ ऑफ द बॉक्स। तो क्योंकि हम सभी पैरामीटर्स को जानते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम साई के बारे में जानते हैं। तो हमारा एक डिटर्मिनेशन कंप्लीट हुआ साई का। अब दूसरा जो हम लोग सोचे थे करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ई। तो ये छोटा सा है और ये तुरंत हो जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ई के लिए जो इक्वेशन मैंने लिख करके रखा है उसको देखो। के स्क्वायर, सिंस के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। ये इक्वेशन बीच में कहीं पर आया था, तुम याद करना। और यहीं से हम एनर्जी के बारे में जान जाएंगे। कैसे जानेंगे? हमको पता है कि के बराबर क्या होता है, एन पाई बटे एल, इसलिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। तो के स्क्वायर के इस मान को यहाँ रख दो, तो देयरफॉर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर 8 एम ई अपॉन एच स्क्वायर, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8 पाई ई, इसको इससे गुना कर दो नीचे वाले से, तो एल स्क्वायर, इसको इससे कर दो तो हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एंड देयरफॉर ई विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई एल स्क्वायर। और हम चाहें तो यहाँ पर n लिख सकते हैं, उसकी व्याख्या बाद में करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, ई एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई एल स्क्वायर। यहाँ पर हम सब चीज़ को जानते हैं। n के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 8 पाई l लेंथ ऑफ द बॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें जानते हैं, इसलिए इस सिस्टम के एनर्जी को हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
इस तरह से इतने सारे लंबे चौड़े मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हुआ। हमारा उद्देश्य क्या था कि हमारा जो ये सिस्टम है, एक बॉक्स है, उसमें एक पार्टिकल इनक्लोज्ड है, उसके बारे में हम दो चीज़ जानना चाह रहे थे। हमारा उद्देश्य था कि हम साई के बारे में जानें और हमारा उद्देश्य था कि हम एन के बारे में जानें। हमने दोनों चीज़ को जान लिया। साई एन हमारा निकला फाइनली √2/L साइन एन पाई x/L, और एनर्जी अभी हमने निकाला है n² h² अपॉन 8πL²। इस तरह से हमारा ये दोनों एम पूरा हुआ जो आज हमने सोचा था। एक बार मैं यूं ही रिपीट कर दूं कि हमारा 1 डायमेंशनल बॉक्स है, लंबाई 0 से L है, अंदर में उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, बाहर में पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है। बाउंड्री कंडीशन ऐसा है कि अगर x का मान 0 या 0 से कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन शून्य रहेगा उसके पाए जाने की संभावना, दैट मीन्स साई विल बी इक्वल टू 0, एंड इफ x इज आइदर ग्रेटर देन L और इक्वल टू L देन अगेन साई विल बी इक्वल टू 0। दीज आर कॉल्ड फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड सेकंड बाउंड्री कंडीशन। फिर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1 डायमेंशनल लिया, उसमें हमने डिफरेंट कंडीशंस को पुट करते गए और उसको सॉल्व करते गए, और एक लंबे सॉल्यूशन के बाद हमको साई एन का मान मिला और ई एन का मान निकला। तो इस तरह से जो हमने सोचा था कि हम लोग 5 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम, फिर पढ़ेंगे हम लोग बाउंड्री कंडीशन, फिर हम लोग पढ़ेंगे उसका एक्सप्रेशन फॉर साई एंड ई, और फिर हम लोग पढ़ेंगे उसका डिस्कशन ऑफ द रिज़ल्ट, और फिर पढ़ेंगे एप्लीकेशन। तो आज हमने ये 3 को पढ़ लिया। इतने को तुम एक बार पढ़ लेना अच्छे से, और एक बार में तुम इसको नहीं कर पाओगे, तुमको 2 बार 4 बार 10 बार लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन हमेशा एक बात को समझना कि मैथमेटिक्स इज़ ए लैंग्वेज, मैं बार बार बोलता हूँ, और अगर उसकी भाषा को समझते हुए तुम अगर करोगे तो तुम्हारे लिए चीज़ों को याद रखना ईजी हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। और इतना करके आना, कल के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे और एप्लीकेशन को देखेंगे। थैंक यू।